So welcome back. Now, what do you ask me to want? Asifa Munir, I think you want me to ask something. So can you tell us about phospholipid bilayer? Because there's a question in the past people. Yeah, phospholipid bilayer, we will discuss it. This is the topic in chapter 3. When you will discuss about the biological membrane, then I'll tell you about its detail. Because these past papers questions are for those students who have completed the entire syllabus. So one MCQs have many links with other chapters. We will discuss about that in the chapter 3. Don't worry. Right. So let me to share my screen with now. जी बेटा, मेरा स्क्रीन आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के टेस्ट, जो आपके प्रैक्टिकल का एक पार्ट होता है। केमिकल टेस्ट हमारे पास जो नॉर्मली यूज हम करते हैं, देयर आर 5 टेस्ट। वन इज कॉल्ड द Benedict reagent test, which is used for the reducing sugar, and the other one is used for the for the non-reducing sugar, and iodine solution test, which is used for starch, and Biuret reagent used for protein, and ethanol emulsion test for fats. So 5 different types of test. Now it's like closely related to practical. Most of the time they'll give you solution S1, S2, S3, and they will ask you which solution have carbohydrate other than sugar, I mean starch, which solution have non-reducing sugar, as which one have the reducing sugar. So we have to perform the test. So let's see the first test, which is the Benedict reagent test. क्या होता है इस टेस्ट के अंदर? Look at this. सबसे पहला आप क्या करें? 2 cm cube of the sample. अगर आपके पास लिक्विड सैंपल दिया गया है तो फिर तो आसान सी बात हो गई। आप जाके उस सैंपल का कितना लेंगे? 2 cm cube. अच्छा, 2 cm cube क्यों लेंगे? क्योंकि 2 cm cube जो है एक मामूली सी अमाउंट होती है। मामूली सी अमाउंट का फायदा ये होता है कि आपका रिजल्ट जल्दी आता है, आपको ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, आपका जो सॉल्यूशन है वो जाया नहीं होता। क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूशन आप लेंगे उतना ज्यादा देर तक यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। और चूंकि प्रैक्टिकल में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए एग्जामिनर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप रिएजेंट जितना कम ले सकते हैं उतनी अच्छी बात होती है। तो इसलिए मिनिमम जो हम ले रहे हैं वो है 2 cm क्यूब ऑफ द सैंपल इफ इन एक्वस फॉर्म। अगर वो लिक्विड फॉर्म है, कोई जूस है, कोई सिरप है, तो वो तो लेंगे। लेकिन अगर सॉलिड फूड दिया गया है कोई, इफ अ सॉलिड फूड स्टफ, then crush it uniformly and dissolve it in water to make aqueous solution after filtration. फिर आप क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल कोई अंगूर का दाना है, ग्रेप्स है, या टोमेटो है, या फॉर एग्जांपल पोटैटो है, या ऑरेंज है, कोई चीज दी गई है आपको, तो देन यू हैव टू क्रश इट यूनिफॉर्मली एंड उसके अंदर थोड़ा सा वाटर मिला के ताकि वो डिसॉल्व हो जाए अच्छी तरह, और उनकी जो डिब्रीज वगैरह है उसको फिल्टर करेंगे, तो आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन का जो आपके पास जो सॉल्यूशन बना है उसका आपने कितना यूज करना है? यू हैव टू यूज ओनली 2 cm क्यूब। तो उस सॉल्यूशन में से आप 2 cm क्यूब निकाल सकते हैं, बिकॉज यू हैव मेड इट बाय क्रशिंग इट द सॉलिड स्टफ। अच्छा, फिर क्या करें? मिक्स एक्सेस ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट। याद रखिए, ये बात मत भूलिएगा कि अगर आपके पास 2 cm क्यूब सैंपल है तो बेनेडिक्ट रिएजेंट हमेशा एक्सेस में यूज होगा, अबाउट 3 cm क्यूब इन दिस केस, एंड शेक द मिक्सचर वेल। अच्छा बेटा, यहाँ ख्याल रखिए कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हम बेनेडिक्ट रिएजेंट को एक्सेस में क्यों लेते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आपका पता है कि बेनेडिक्ट रिएजेंट का काम क्या होता है? कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कराना, जिसकी वजह से फिर हमें रेड कलर प्रेसिपिटेट मिलते हैं। मैंने बताया था आपको रिड्यूसिंग शुगर जब समझा रहा था कि इनको रिड्यूसिंग शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन को क्यूप्रिक सल्फेट में रिड्यूस कराते हैं, जिसकी वजह से रेड कलर प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब अगर आपने कॉपर सल्फेट रिएजेंट, आई मीन बेनेडिक्ट रिएजेंट कम लिया हो और शुगर एक्सेस में हो, तो बेनेडिक्ट रिएजेंट तो सारा यूज हो जाएगा, आई मीन रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन शुगर अभी भी रह जाएगा। क्योंकि जब आप कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कराते हो तो आप कॉपर सल्फेट को अगर आप रिड्यूस कराते हो तो शुगर क्या होगा? शुगर ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि वो हर हर वो चीज जो दूसरे को रिड्यूस कराता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो अब आपने अगर कॉपर सल्फेट कम यूज किया
तो सारा का सारा शुगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कुछ शुगर रह जाएगा और जो कलर आएगा वो फेयर नहीं होगा। मसलन आपने कहा कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉपर सल्फेट रिएजेंट आपने कम डाला है, बेनेडिक्ट कम डाला है, तो वो बेनेडिक्ट जब सारा खत्म हो गया तो हमारे पास येलो कलर आया। अब जब येलो कलर आएगा हम कहेंगे कि यार मॉडरेट ग्लूकोज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह से ये बड़ा ब्लेंडर है, अगर हम और बेनेडिक्ट डालते तो ये कलर हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ सकता था। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि बेनेडिक्ट रिएजेंट को हम एक्सेस में यूज़ करेंगे और इसका रीज़न यही देंगे टू ऑक्सीडाइज़ ऑल द या to provide enough Benedict reagents that all of them reduced and give a brick red precipitate. Otherwise, they will be in limited amount and sugar will be in excess and they will not give us a fair result. तो एक तो हो गई ये बात कि हम क्यों सर क्रश करते हैं। ये जी बेटा। सर जब लेकिन हमने लैब में करा था एक्सपेरिमेंट तो हमने क्रश नहीं करा था उसको, और बेनेडिक्ट भी 2 cm भी लिया था हमने लैब में। क्रश किस चीज़ को नहीं किया था? क्या लिया था आप लोगों ने सैंपल? वो पोटैटो के पीसेस थे छोटे छोटे। हाँ, देखो बेहतर तो ये है कि अगर आप ये इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंट कि एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं। देखो रियाज़, प्रैक्टिकल की मिसाल ऐसी होती है जैसे कि अगर आप किचन में खड़े हो के आपके पास एक रेसिपी है और उस रेसिपी को देख के आप चीज़ें बना रहे हो। तो जिस तरह प्रैक्टिकल के अंदर इंस्ट्रक्शन दी गई होगी ना, आप उसको फॉलो करेंगे। अब अगर प्रैक्टिकल में इन्होंने कहा हो कि आप पोटैटो स्लिप्स के स्लाइस काटो और इसको टेस्ट करो, तो फिर आपको क्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात आपको बता दिया जाता है कि आप एक यूनिफ़ॉर्म सॉल्यूशन बनाएँ, तो फिर आप ब्लेंडर के अंदर इसको क्रश करते हैं या मोटर जो होता है उसमें आपको पेस्ट करना पड़ता है, पीसेस करने पड़ते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा हो सकता है उन्होंने इसके अंदर पीसेस की बात की होगी। रियाज़, ओके समझ सर। गए? राइट। तो एक तो हो गई ये एक रीज़न। अच्छा, देन आप कहते हैं कि एक्सिस बेनेडिक्ट रिएजेंट 1 सेकंड बेटा होल्ड रखिएगा था प्लीज़। G. So, mix excess of Benedict reagent about 3 cm³ in this kitchen shake mixer well. अच्छा, then excess Benedict reagent will make sure, देखो यहाँ लिखा हुआ है, excess Benedict reagent will make sure that all reducing sugar may be used to reduce copper because it is in excess, ठीक है? And give exact color change, otherwise it will be unfair. सही है? 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गई कि एक तो आप सॉल्यूशन कम क्यों लेंगे, पूछा जा सकता है। इसमें बेनेडिक्ट को एक्सेस में क्यों लेंगे, ठीक है? और इसका मैंने आपको रीज़न दिया है। अच्छा, और क्रशिंग या यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत क्यों होती है? अच्छा, एक और पॉइंट याद रखें नेक्स्ट, बॉयल द मिक्सचर फॉर एट लीस्ट 2 मिनट्स। इसने लिखा है बॉयल द मिक्सचर, हीट नहीं लेगा। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल में बच्चे गलती ये कर जाते हैं कि वो जो ही हीटिंग शुरू हो जाती है तो वो टाइम कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। नहीं, जब ये मिक्सचर बॉयल होगा तो बॉइलिंग के बाद 2 मिनट, यानी जब बॉइलिंग शुरू होगी तो उसके बाद कम से कम 2 मिनट तक के कलर चेंज आ भी जाए, स्टिल यू हैव टू वेट फॉर 2 मिनट ताकि वो जितना का सारा शुगर है वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज़ हो जाए। तो ये भी ख़्याल रखिएगा कि 2 मिनट कम से कम आप बॉयल करें। नोट द कलर चेंजेस इन द असेंडिंग ऑर्डर एज़ फॉलो। नीचे मैं आपको एक कलर का ऑर्डर बता रहा हूँ, इस ऑर्डर से आप जाएँगे, जब कलर चेंज आएगा तो वो किस किस्म का होगा। लुक एट दिस, ब्लू, ब्लू से जाएँगे ग्रीन में, ग्रीन से जाएँगे डर्टी ग्रीन में, डर्टी ग्रीन से जाएँगे ब्राउन में, ब्राउन से जाएँगे येलो में, येलो से जाएँगे ऑरेंज में और ऑरेंज से जाएँगे ब्रिक रेड में। सो दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। तो शुगर जितना ज़्यादा होगा उतना ये कलर आएँगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन कलर का मतलब है कि बहुत मामूली सा ट्रेसेस ऑफ शुगर है। डर्टी ग्रीन में भी कम है लेकिन थोड़ा-सा ग्रीन से ज़्यादा है। ब्राउन जो है वो और ज़्यादा हो गया, येलो जो है वो एक मॉडरेट कंसंट्रेशन है, ऑरेंज जो है वो ज़्यादा है, ब्रिक रेड बहुत ही ज़्यादा है। तो ये वो पैटर्न है जो आप लोगों को याद रखना है, इस पे काफ़ी एमसीक्यूज़ भी हैं और प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है? अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ कीजिएगा कि हम ये सॉल्यूशंस बनाते हैं और हमारे पास कलर चेंज नहीं आता, ब्लू रहता है। लेकिन उमूमन ये होता है कि अगर शुगर नहीं भी होता, बेटा याद रखें, अगर शुगर नहीं भी होता,
तब भी अगर हम ज्यादा देर तक गर्म करते हैं तो सॉल्यूशन ब्लू से तकरीबन तकरीबन ग्रीन, हल्का सा ग्रीन या इसको कहते हैं ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन। और ब्लूइश ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर शुगर है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा गर्म करते हो तो बाज़ औक़ात जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है या कोई और कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसका बॉन्ड ज़्यादा हीटिंग पे टूट जाता है और थोड़ा बहुत आपको कलर दे देता है, लेकिन वो एग्ज़ैक्टली शुगर नहीं होता उस वक़्त पे। तो ब्लूइश ग्रीन में ज़रा एहतियात रखिएगा। ये कह रहे हैं कि अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कलर चेंज नहीं आता, या तो ब्लू रहता है या ब्लूइश ग्रीन रहता है। इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि अब इसमें शुगर नहीं है। मतलब शुगर हो सकता है लेकिन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अब हम ये कहते हैं हो सकता है इसमें शुगर हो लेकिन नॉन रिड्यूसिंग हो। आप लोगों को पता है ना नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन-सा होता है? याद है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन-सा था? सुक्रोज। वेरी गुड, सुक्रोज़। सुक्रोज़ वाज़ द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है? तो अब हम कहते हैं कि शायद इसके अंदर सुक्रोज़ है, इसीलिए तो इन्होंने कलर चेंज नहीं दिया। तो सुक्रोज़ को टेस्ट करने के लिए कोई अलग सा टेस्ट नहीं होता, सेम यही टेस्ट रिपीट होगा, लेकिन इसमें 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे आपको और उसपे कुछ केयर करना पड़ेगा। वो क्या-क्या चीज़ें हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सपोज़ कीजिएगा आपने ये सारे स्टेप्स किए, कलर चेंज नहीं आया। अब आपने ये जो सॉल्यूशन लिया था स्टार्ट में कितना लिया था 2 सीएम क्यूब। तो आपके पास जो टोटल सॉल्यूशन पड़ा होता है बीकर के अंदर वो 2 सीएम क्यूब नहीं होता, आपको ज़्यादा दिया जाएगा 10 सीएम क्यूब या 15 सी या 15 सीएम क्यूब। उसमें से आप जब टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो 2 सीएम क्यूब लेंगे टेस्ट करने के लिए। अब आपने टेस्ट किया तो उसमें तो रिज़ल्ट नहीं आया, उसको आपने स्पिट किया, गिरा दिया क्योंकि उसमें रिज़ल्ट नहीं आया और वापस आप बीकर से उसी सॉल्यूशन से एक नया फ्रेश सैंपल ले लेंगे, फिर 2 सीएम क्यूब, ठीक है? उसी को यूज़ नहीं करेंगे। तो अब आपने 2 सीएम क्यूब ऑफ द सैंपल लिया. If in aqueous form, yes. If a solid foodstuff, then crush it uniformly and dissolve it into water to make aqueous solution. सही है, आपने aqueous solution से बनाया हुआ था पहले से। एक एक बार फिर क्या करें, mix excess of Benedict reagent about 2 cm in this case and shake the mixer well. दोनों स्टेप सेम है। वही बात बॉयल द मिक्सर फॉर इट इज, ये स्टेप्स तो वही है पुराने वाली जो आपने कहा था। वी ऑब्जर्व नो कलर चेंज। अब यहाँ तक आप पहुंच गए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कलर चेंज नहीं आया। अब क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इस सैंपल में कलर चेंज ना आया तो इसका मतलब है इसमें शुगर तो नहीं है, तो अब आप इसको यूज ना करें। अब आप क्या करें, एक नया सैंपल उसमें से लें और उसमें से क्या करेंगे, क्या स्टेप्स करेंगे। पहले आप 2 सेम क्यूब ये ले लेंगे। अब इसके अंदर आप बेनेडिक्ट नहीं डालेंगे, पहला स्टेप तो कर लेंगे, दूसरा स्टेप नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, द सॉल्यूशन ईदर कंटेन सुक्रोज, या तो इसके अंदर सुक्रोज है और इट में हैव अ कार्बोहाइड्रेट अदर देन शुगर लाइक स्टार्च। स्टार्च भी हो सकता है और सुक्रोज भी हो सकता है। अब फॉर सुक्रोज क्या होगा, अगर सुक्रोज है तो क्या होगा, क्या करें आप, ऐड 1 सीएम क्यूब ऑफ HCl टू द ओरिजिनल सैंपल 2 सीएम क्यूब। अब आप क्या करेंगे, सैंपल आपने लिया 2 सीएम क्यूब, इसको बॉयल नहीं करोगे बल्कि उसके अंदर क्या डालोगे, हाफ यानी उसका जितना सैंपल डाला है उसका हाफ 1 सीएम क्यूब HCl डाल देंगे और उसके बाद इस मिक्सर को बॉयल करेंगे। बॉयल द मिक्सर फॉर 1 मिनट। यहाँ आपने इसको 1 मिनट तक HCl के साथ बॉयल करना है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये HCl क्या करेगा अगर हम इसके साथ बॉयल करेंगे शुगर को? क्या इसका इम्पैक्ट होगा? हम क्यों HCl के साथ बॉयल करते हैं? जी, न्यूट्रलाइज करने के लिए। किस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए? जी, मरियम। देखो बेटा, बात ये है कि जब आप HCl डालोगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सैंपल जो शुगर है वो सुक्रोज़ है। सुक्रोज़ किस चीज़ से बनता है? मैंने बताया था ना, सुक्रोज़ के अंदर कौन-कौन सा शुगर होता है जिससे सुक्रोज़ बनता है, याद है? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। फ्रुक्टोज़ एंड ग्लूकोज़, अच्छा। और इन दोनों के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। बेटा जब आप HCl यूज़ करते हो, तो आप उस जो आपके पास जो बॉन्ड है, आई मीन जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, उसको आप ब्रेक कर देते हो, ठीक है? जब आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो अब वो सुक्रोज़ नहीं रहा, अब वो क्या रहा? फ्रुक्टोज़ रहा और ग्लूकोज़ रहा और ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर है, आप जानते हैं। आपको पता है। इसलिए पहले वो और कलर चेंज इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि सुक्रोज़ था। जब आपने HCl यूज़ किया तो HCl ने उसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक किया
और जब ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपके पास अब सुक्रोज नहीं रहा, आपके पास फ्रुक्टोज और ग्लूकोज रहा, और दोनों के साथ अब अगर बेनेडिक्ट के साथ टेस्ट करोगे तो वो कलर चेंज दे देगा। इसलिए हम HCl को यूज करते हैं। ये काम एक एंजाइम है वो भी कर सकता है, इसको सुक्रेज कहते हैं, सुक्रोज को ब्रेक कर लेता है। तो एंजाइम और HCl दोनों में कोई भी एक अगर आप यूज करेंगे तो वो ये काम कर सकता है। अच्छा, देन बॉयल द मिक्सचर फॉर 1 मिनट। अब आप सिर्फ HCl यूज करोगे तो वो भी बॉन्ड, अब आप अगर इसको गर्म करोगे तब जाके वो बॉन्ड को एफिशिएंटली ब्रेक करेगा, वरना इतना एफिशिएंटली वो जल्दी से रिएक्शन नहीं कर सकता। तो एक तो आप HCl डाल रहे हैं, ऊपर से इनको आप ब्रेक भी कर रहे हैं। ठीक है, सो बेटा एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, मैं रिसीव कर लूं प्लीज। राइट, आई एम सॉरी, सो लेट मूव नाउ। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि the solution either contains sucrose or it may have a carbohydrate other than sugar like starch. अब for sucrose के लिए क्या होगा, आपने HCl डाला, बॉयल किया 1 मिनट के लिए, and then what should you do? Look at this. उसके बाद क्या करेंगे आप? कूल द सॉल्यूशन, उसको थोड़ा ठंडा कर दें, एंड देन ऐड अ बेस, एक बेस डाल दीजिएगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसके कुछ क्रिस्टल डाल दें। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है ना वो NaOH डाल लेते हैं, जो कि अल्कली है। तो ठीक है वो भी, लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कली होती है, इसलिए वो थोड़ा-सा सॉल्यूशन का पीएच जो है वो फर्दर बढ़ा सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप कोई अल्कली की बजाय कोई बेस डाल दें, जिसका जो कि पीएच को ज़्यादा हाईली ना बढ़ाए। तो आपने क्या कि फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट डाल दें टू कीप द पीएच नियर द न्यूट्रल। सो इट डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर ऑफ द मिक्सचर, क्योंकि आपने मिक्सचर के अंदर एसिड डाला था, अब उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपने एक बेस डाला और पीएच को कंट्रोल किया। तो बेटा बस ये 2 स्टेप्स आपने एक्स्ट्रा करने थे। आपने क्या किया, आपने बेनेडिक्ट रिएजेंट का जो टेस्ट किया वो नेगेटिव आया। उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने सैंपल दोबारा लिया, और दोबारा लेने के बाद उसमें आपने 1 cm³ HCl डाला, उसको बॉयल किया, बॉयल के बाद ठंडा किया, और फिर आपने उसके अंदर बेस डाला ताकि वो एसिडिटी खत्म हो जाए। अब जो आपके पास ये चीज़ बनी है, लिक्विड आपका जो भी सैंपल है, इसी सैंपल को अब आप दोबारा बॉयल करेंगे बेनेडिक्ट रिएजेंट के पास, और अब चेक करेंगे कि अब दोबारा कलर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो यही चीज़ इसी सैंपल ने पहले कलर चेंज नहीं दिया था, क्योंकि सुक्रोज था। जब आपने इसको HCl से ट्रीट किया, आपने इसके बॉन्ड्स को ब्रेक किए, ज़ाहिर-सी बात है अब इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर होगा, तो अब आपने दोबारा इसको क्या करना है, बेनेडिक्ट के साथ बॉयल करना है। इसलिए कह रहे हैं रिपीट स्टेप 1 टू 3 वही, यानी आप दोबारा सैंपल के अंदर इसको ऐड करें, बॉयल करें और कलर चेंज नोट करें।
This time color change, अगर इस बार color change आ जाता है, it indicates that sugar was non-reducing. क्यों non-reducing था? Because initially was reducing, क्योंकि शुरू में क्या था, sugar non-reducing था. However, the acid broke the glycosidic bonds and released the reducing sugar, which are glucose and fructose, and which produce the color change. तो ये था सुक्रोज का टेस्ट. सुक्रोज के लिए कोई अलग एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं था, बल्कि हमने सुक्रोज के लिए कोई अलग एक्स्ट्रा टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन हमने उसी टेस्ट के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की. तो इसका मतलब है बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव आने के बाद आपने सैंपल दोबारा नया सैंपल लिया, फ्रेश सैंपल लिया उसी से. उसमें आपने क्या किया, 1 cm³ HCl ऐड किया, बॉईल किया, फिर ठंडा किया, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालें. उसके बाद दोबारा उसके अंदर एक्सेस ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट डालोगे और बॉईल करोगे. इस बार कलर चेंज आया तो आप कंफर्म हुआ कि ये सुक्रोज है, क्योंकि पहले कलर चेंज नहीं आया, बाद में कलर चेंज आया. बच्चों समझ आ रहा है मेरी बात? ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर ना? ये कोई नई चीज तो नहीं है, वैसे आप लोग ओ लेवल के अंदर भी शायद पढ़ चुके हो, लेकिन शायद इतनी डिटेल में नहीं पढ़े हो. तो क्लियर है आप लोगों को? प्लीज एक्नॉलेज कीजिएगा. आर यू गेटिंग ऑल दिस थिंग? Yes, sir. ठीक है, दैट्स ग्रेट. चलिए अब हम मूव करते हैं अगले टेस्ट के लिए. और अगला टेस्ट हमारे पास जो है वो है स्टार्च का, जो कि बहुत ही आसान सा टेस्ट है. स्टार्च को कैलकुलेट करने के लिए या इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, आप सब जानते हैं. सो लेट्स मूव. इसको कहते हैं आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट. आयोडीन का अपना जो कलर होता है ना, वो ब्लैक होता है सॉलिड फॉर्म में. लेकिन अगर आप आयोडीन को डिसॉल्व करें पोटेशियम आयोडाइड में, पोटेशियम आयोडाइड के अंदर आयोडीन का सॉल्यूशन बनता है. तो जब आप पोटेशियम आयोडाइड में इसको डिसॉल्व करेंगे तो आपको ब्राउन कलर मिलेगा. आयोडीन सॉल्यूशन का ब्राउन कलर बनता है, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड. सो 2 cm³, एक बार फिर क्या करेंगे, 2 cm³ of the sample if aqueous, or crush it to make a uniform solution in case of solid stuff. चलिए जी, एक बार फिर अब क्या करें, हो few drops of iodine solution and note the color change. यहाँ कोई हीटिंग वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप few drops डाल दें आयोडीन सॉल्यूशन और कलर चेंज नोट कीजिएगा. अगर हमारे पास आयोडीन का आयोडीन सॉल्यूशन का जो ब्राउन कलर है, द ब्राउन कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स इनटू डार्क ब्लू और ब्लू ब्लैक, शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ सैंपल. अगर ये डार्क ब्लू या नेवी ब्लू, या आप कहते हैं कि ब्लू ब्लैक की तरफ जा रहा है, तो जितना ये डार्कर होता जाएगा उतना समझ लो कि ज्यादा स्टार्च मौजूद है. द डार्कर द फाइनल कलर, the higher the starch contents in the sample. It's a very simple test. ये था starch का test. Now, Biuret test. Biuret test basically हम यूज करते हैं किसके लिए? प्रोटीन के लिए. और इस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? लेट्स मी टू डिस्कस. एक बार फिर हम 2 cm³ से स्टार्ट लेते हैं. So 2 cm³ of the sample if aqueous, or crush it to make a uniform solution in case of solid stuff. जैसे कि कोई egg albumin वगैरह है या कोई और चीज दी गई है, तो उसको फिर आप कोशिश करें कि यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाएं. In Biuret reagent, usually we take 2 cm³ of an alkali like NaOH or potassium hydroxide, about 40% concentrated, and we add drops of 1% copper sulfate solution. ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब है कि आप ब्यूरेट रिएजेंट जो होता है उसके अंदर होता क्या है, ब्यूरेट रिएजेंट बनता कैसे है. मतलब ये है कि आपको तरीका मैंने सिखाया कि अगर कभी लैब के अंदर आपको प्रोटीन टेस्ट के लिए कहा जाए और आपसे कहें कि आप ब्यूरेट रिएजेंट का नाम नहीं ना हो, और आपसे कहें कि जो सैंपल पड़े हैं इन्हीं सैंपल को यूज करके आप प्रोटीन का टेस्ट करें, ये भी कभी कभी होता है. और जो सैंपल दिए गए हो उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया हो और कॉपर सल्फेट भी दिया गया हो, और कहीं ना लिखा हो कि ब्यूरेट रिएजेंट कहाँ पड़ा है. तो ब्यूरेट रिएजेंट इज नथिंग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू कंपाउंड्स. ब्यूरेट के अंदर क्या क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली होती है अबाउट 40%, और उसमें हम कॉपर सल्फेट का 1 या 2 ड्रॉप ऐड करते हैं. कॉपर सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 1% होती है, यानी 1 मिलीग्राम इन 100 cm³ ऑफ वाटर. और इसी तरह आपका जो वो है क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट्स 40%, सो 40 मिलीग्राम इन 100 cm³ बना बनाया.
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं कि ब्यूरेट रिएजेंट आपको बना बनाया मिलता है। तो ये दो चीजें होती हैं बेनेडिक्ट के अंदर, सॉरी ब्यूरेट के अंदर। और इसका अगर आप कलर देखें, चूंकि इसमें कॉपर सल्फेट होता है, और कॉपर सल्फेट आपको पता है कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्लू वैसे तो ब्लू होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ 1% कॉपर सल्फेट है, इसलिए ब्यूरेट का रिएजेंट का अगर आप कलर देखेंगे तो थोड़ा सा ये बिल्कुल लाइट ब्लू होता है, बिल्कुल लाइट ब्लू, हल्का सा ब्लू शेड आ रहा होता है इसके अंदर। तो अब अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? Add 2 cm cube of the burette reagent to the sample and note the color change। ये जितना आपसे सैंपल लिया है तकरीबन उतना ही आप burette reagent यूज करें और ऐड करें इसके अंदर। आप क्या करेंगे? If protein contents are there, then the light blue color of the solution changes to purple। तो पर्पल या पर्पल से थोड़ा और लाइट होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन डार्क पर्पल की तरफ ये कलर जा सकता है अगर प्रोटीन है। तो पर्पल का मतलब होता है ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है प्रोटीन के अंदर। वैसे थोड़ा सा पिंकिश टाइप, थोड़ा सा हल्का हल्का चेंज होता रहता है पर्पल की तरफ मूव करते हुए। सो प्रोटीन कंटेंट्स का टेस्ट जो है, इसके अंदर भी हमें हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, स्टार्च के अंदर भी हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता सुक्रोज और रिड्यूसिंग शुगर के लिए हीटिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये था आपका ब्यूरेट टेस्ट, बहुत आसान सा टेस्ट। 2 cm cube of the sample and 2 cm cube of the burette reagent, ठीक है। And then if protein are present, note the color change। However, you must know that in the burette reagent we have potassium hydroxide about 40% and 2 drops of 1% copper sulfate solution. It's a bluish coloration. So that's the burette test. Then the next test is a ethanol emulsion test used for fats actually। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना चाहूँ कि if we are willing to identify the unknown biological molecule as lipid, so we dissolve it in ethanol or crush the sample and then dissolve it in the ethanol to make a uniform solution। अगर आप समझते हो कि जो मेरे पास सैंपल है, आपको बताया तो नहीं गया होगा इसके अंदर क्या है, लेकिन आप विलिंग है, आप चाहते हैं कि ये जो सैंपल है, मुझे लगता है कि शायद इसके अंदर फैट्स है। तो अगर फैट्स होंगे तो पहली बात तो है कि वो जो सैंपल है उसको आप कम से कम पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है फैट्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो इस मकसद के लिए आपने इथेनॉल से काम लेना होगा, आपने इथेनॉल के अंदर डाल के इसको डिसॉल्व करना होगा। सो इफ यू आर विलिंग टू आइडेंटिफाई the unknown biological molecule as lipids, so we dissolve it in ethanol या crush the sample। फॉर एग्जाम्पल कोई पीनट है तो उसको आप क्रश करें और इसको डिसॉल्व करें इथेनॉल में, ताकि एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाए। तो आपने क्या किया, यहाँ जो सॉल्यूशन है वो इथेनॉल के अंदर है, वाटर के अंदर नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके अंदर फैट्स है भी या नहीं है, तो हम हर सैंपल को क्या इथेनॉल में डिसॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप सैंपल्स को देखिएगा, कोई थोड़ा आइडिया हो ही जाता है कि कौन सा फैट्स है। अगर नहीं भी होता, एक सैंपल के ऊपर आपने टेस्ट किया इथेनॉल का, फॉर एग्जांपल वो नेगेटिव आया, तो जाहिर सी बात है फिर दूसरे पे भी करेंगे, तीसरे पे आपको रिपीट तो करने पड़ेंगे डेफिनेटली, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो इस तरह इसका मतलब है आप पानी से भी डिसॉल्व करेंगे और इथेनॉल से भी करेंगे, चेक करेंगे। सो आपने क्या किया, इथेनॉल में ऑयल को या फैट्स को डिसॉल्व किया और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाया। अच्छा, अब क्या करें, कीप द सॉल्यूशन इन अ सेपरेट टेस्ट ट्यूब। अब आपने जो सॉल्यूशन बनाया है ना इथेनॉल और सैंपल है, अच्छी तरह मिक्स करने, अच्छी तरह शेक करने के बाद इसको एक साइड पे रखें और एक और टेस्ट ट्यूब ले लें, ठीक है, अनदर टेस्ट ट्यूब, और उसको भर दे अबाउट 3/4 फ्रॉम वाटर। 3/4 का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब का ज्यादातर हिस्सा पानी से भरा होगा, ऊपर से थोड़ा सा जगह खाली छोड़ दे, क्योंकि एक हिस्सा खाली होगा और 3 हिस्से पानी से भरे होंगे। और अब आप क्या करें, pour the mixture from the first test tube into the test tube of water। तो जो आपके पास इथेनॉल के अंदर सैंपल पड़ा है, उस सैंपल को आप पानी वाले सैंपल के अंदर डाल दे, इसको टिल्ट करें ताकि वो इसके अंदर फ्यू मतलब सारा नहीं डाले, कुछ 2-3-4 ड्रॉप्स उसके अंदर डाले प्योर वाटर के अंदर, जो कि अलग टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब है ना आपके हाथ में, एक टेस्ट ट्यूब आपके बाएं हाथ में है, एक टेस्ट ट्यूब आपके दाएं हाथ में है। तो जो आपके बाएं हाथ में टेस्ट ट्यूब है, सपोज करें वो पानी वाला है 3/4 वाला, और जो कि राइट हैंड में है वो आपके पास सैंपल वाला है, जिसमें इथेनॉल के अंदर फैट्स डिसॉल्व है। तो जो ही आप इसके अंदर ये ऐड करेंगे, एंड नोट एनी चेंज इन द सॉल्यूशन, तो एक चेंज आएगा जब आप पानी के अंदर इथेनॉल का जो सॉल्यूशन है
वो ऐड करेंगे तो वो चेंज क्या होगा? A cloudy suspension at the top of the test tube, sorry. A cloudy suspension at the top of the test tube could be seen, which indicates the presence of lipids. तो जो ये वाटर का टॉप लेयर होगा ना, जिसमें पानी है जिस टेस्ट ट्यूब में, टॉप लेयर, उसमें आपको रिंग टाइप के, जैसे कि स्मोकी, जैसे धुआं होता है ना, बहुत ज्यादा धुआं होता है, उसको पानी के अंदर डिजोल्व हो, तो इस तरह स्मोकी लेयर, इसको क्लाउडी लेयर भी कह सकते हैं, या इसको एक सस्पेंशन भी कह सकते हैं। तो टॉप लेयर, नीचे पानी ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन ऊपर टॉप लेयर पे जहां आप सोल्यूशन को डालेंगे, वहां पे आपको एक सस्पेंशन या क्लाउडी लेयर मिलेगी, जो कि इंडिकेट करता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर लिपिड्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो वो जो क्लाउडी स्ट्रक्चर, जो क्लाउडी सस्पेंशन होता है टॉप लेयर पे, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे सेटल होगा, और थोड़ी देर बाद अगर आप उस वाटर को देखेंगे तो पूरा का पूरा वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। सो दिस इज द इंडिकेशन दैट इट कंटेन्स द इथेनॉल। So these are all 5 tests, and on these tests there is many MCQs are based। तो याद रहिएगा कि सुक्रोज जो है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करने के बाद भी ब्लू रहेगा, कलर चेंज नहीं देगा, क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। उसका कलर चेक करने के लिए उसको HCl के साथ बॉईल करना पड़ेगा, और फिर इसको सॉल्यूशन को ठंडा करने के बाद क्या करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट जो है वो इसमें ऐड कर लेते हैं, ताकि वो इसकी पीएच को मेंटेन कर सके। तो ये 2 टेस्ट थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, इसके अंदर चूंकि हीटिंग का प्रोसेस है, स्टेप्स अलग है। बाकी तो आपको पता है कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, प्रोटीन का भी, फैट्स का भी, और स्टार्च का भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द food test which we are doing in the lab, and also the important part of the theory as well in case of MCQs. Yes, students, it's now your turn. If you want me to ask something or some questions are there in your mind, please ask me. Yes, beta. Any question, please? सर ऊपर कर दे, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है? सेकंड में इसको दिखा देता हूं। सही है या और कर दे? सर शुरू से। शुरू से? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये लीजिएगा, ये है शुरू से, और बताते जाएं ताकि मैं इसको स्क्रॉल करते जाऊं। स्क्रॉल करेगा। स्क्रॉल। सर जी बेटा। आपने कहा था आपके पिछले चैप्टर्स के नोट्स होंगे, वो हमें मिले तो नहीं। मिल जाएंगे बेटा, मैं उस पे रात को काम कर रहा था। फाइनल है, बिल्कुल बस फाइनल है, आज इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप पे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। स्क्रॉल। 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 बस ना, कितना स्क्रॉल खत्म हो गया? ओके सर, थैंक यू। Okay, then see you inshallah in the next class tomorrow. Thank you. Take care.